students, I am Puneet from Prep Kirpa classes. We are going to start the chapter number 4, heat. In our day-to-day life, we come across a number of objects which may be classified into hot or cold objects depending upon their temperature. For example, tea is hot whereas ice is cold. Further, some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which objects is hotter than the other? We often do it by touching the objects. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आते हैं। हम इन ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर के बेस पर हम उनको हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि चाय जो है वो गर्म होती है और आइस जो है वो ठंडी होती है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं। पर हम ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कोल्डर है या हॉटर है? हम ऐसा करने के लिए आमतौर पर ऑब्जेक्ट्स को टच करके बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉटर है या कोल्डर है। Is our sense of touch reliable to decide whether an object is hot or cold? No. Let us understand this point with the help of an activity. Take 3 small containers. We label them as A, B, and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Mix some cold and hot water in container C. Make sure that water is not so hot that you burn your hand. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. After keeping the hands in the 2 containers for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. We find that our left hand tells that the water in container C is hot and the right hand tells that the same water is cold. So we are unable to conclude whether the water in container C is hot or cold. So this activity shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके अगर ये बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, क्या ये रिलायबल है हमारी सेंस ऑफ टचिंग? तो आंसर है नहीं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये आपके सामने 3 बीकर्स दिए हुए हैं। पहले ए जो बीकर है उसमें हमने कोल्ड वाटर डाला है और बी जो बीकर है उसमें हमने हॉट वाटर डाला है और सी बीकर में हमने कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों को मिक्स किया है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपना लेफ्ट हैंड है वो ए बीकर में डालते हैं और साथ ही साथ अपना राइट हैंड जो है वो बी बीकर में डालते हैं। हम ये दोनों हाथ जो हैं ये 2-3 मिनट तक इसी वाटर में रखते हैं। ये ध्यान रखना है कि हॉट वाटर इतना हॉट ना हो कि आपके हाथ को बर्निंग हो जाए। थोड़े समय बाद 2-3 मिनट बाद हम अपने हाथ को साइमल्टेनियसली जो सी बीकर है उसमें डालते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमने जो हाथ लेफ्ट हैंड था वो ए में रखा हुआ था, वो कोल्ड वाटर से इस हाथ में जब डालते हैं तो ये हमें ज्यादा लगता है कि ये गर्म है पानी, सी बीकर में रखा हुआ है। और जब हम बी बीकर में रखा हुआ हाथ जो है राइट हैंड वो सी बीकर में रखते हैं तो हमें यही पानी ठंडा लगता है। इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि ये जो ठंडा पानी है, सपोज करो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है और ये जो पानी गर्म किया हुआ है सपोज करो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास है और जब हम सपोज करो इसको मिक्स कर देते हैं तो सपोज करो इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हमने जब ये हाथ जो है लेफ्ट वाला यहां से यहां पर लेकर जाएंगे सी में तो यही पानी हमें हॉट लगेगा। पर जब हम जो राइट वाला हैंड जो कि 50 डिग्री पर था, हॉट वाटर में था, वो जब सी में लेकर जाएंगे तो यही पानी जो है सी बीकर में रखा हुआ ये हमें ठंडा लगेगा। पर असल में पानी हॉट है या कोल्ड है, इसलिए हम ये एग्जैक्टली टचिंग के द्वारा नहीं बता सकते कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। इसलिए हमारी जो सेंस ऑफ टचिंग है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापने के लिए रिलायबल नहीं है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature.
Temperature is measured by a device called thermometer, measuring temperature. Whenever we suffer from fever, our body temperature is measured by a thermometer. The thermometer that measures the temperature of human body is known as a clinical thermometer. It consists of long, narrow glass tube. It has a bulb at one end. The bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. It is used in homes, hospitals, and clinics. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that the clinical thermometer is generally scaled from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिलायबल मेथड है कि हम उसके लिए थर्मामीटर जो एक डिवाइस है उसको यूज करते हैं। जब हमें कभी भी फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस जिसको थर्मामीटर बोलते हैं वो यूज किया जाता है और इस डिवाइस को हम क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने क्लिनिकल थर्मामीटर की पिक्चर दिखाई गई है। आप इसमें देखते हैं कि ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब जो ग्लास ट्यूब है उसका बना होता है। इसके एक तरफ एक बल्ब बना होता है और इस बल्ब में मरकरी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक किंक बना हुआ है और आमतौर पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका स्केल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. Wash the thermometer, preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degrees Celsius. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको रीड कैसे करना है? हम जब भी कोई थर्मामीटर को यूज करना है तो सबसे पहले हमने उस थर्मामीटर को वॉश जरूर करना है। अगर हो सके तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करें। बाद में उसको हमने सपोज करो ये थर्मामीटर है उसको अच्छी तरह पकड़ लेना है और उसको फ्यू जर्क्स ऐसे देने हैं। ये ध्यान में रखना है कि आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो कि जिससे वो टच कर जाए और क्योंकि ये बहुत ही पतला थिन ग्लास का बना होता है जो भी ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इससे वो टूट सकता है। जो अगर हम जर्क लगाते हैं तो इससे मरकरी का लेवल जो उसमें होता है थर्मामीटर में वो नीचे आ जाता है। अब आपने देखना है कि ये जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो 35 जो यहाँ पर रीडिंग है इससे नीचे आ जाए। अब हमने जो थर्मामीटर है उसको अपनी टंग के नीचे रखना है। 1 मिनट के बाद हमने थर्मामीटर को माउथ से निकालकर उसकी रीडिंग देखनी है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है हम उसको मेंशन करने के लिए आखिर में डिग्री सेल्सियस लगाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? There is a kink just above the bulb in this thermometer. This prevents the mercury from contracting and falling when it is removed the human body. अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम अपने माउथ से थर्मामीटर को निकाल लेते हैं तो जो हमारा जो थर्मामीटर की रीडिंग है जो मरकरी लेवल है वो नीचे या ऊपर क्यों नहीं हो जाता? इसका कारण ये है कि थर्मामीटर में एक किंक होता है। इसके कारण जो मरकरी का लेवल है वो ऊपर या नीचे नहीं जाता। Is the body temperature of every person 37 degrees Celsius? The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. The normal human body temperature range is typically stated as 36.5 to 37 degrees Celsius. Human body temperature varies. It depends on gender, age, time of day, exertion level, health status, state of consciousness, sleeping, stated, and emotions, etc. क्या
हर पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर 36.5 और 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वेरी इसलिए करता है क्योंकि ये कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि जेंडर कौन सा है, उसकी एज कितनी है, हम रात को ले रहे हैं टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं या दिन को कर रहे हैं, या मौसम कैसा है, हमारे शरीर की जो एक्सर्शन लेवल है वो क्या है, हमारी हेल्थ स्टेटस यानी कि हमें कोई बुखार वगैरह फीवर तो नहीं है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं या स्लीपिंग कर रहे हैं, या हमने कोई मेडिकेशन तो नहीं की हुई, या हमारी कोई इमोशंस जो हमारी फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं। Can we measure the temperature of hot milk or coffee using a clinical thermometer? Not at all. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. So please do not use it to measure the temperature of any other object. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर को हॉट मिल्क या हॉट कॉफी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही डिजाइन किया हुआ है, इसलिए ये अगर हमने किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि हमें सन में या फ्लेम के नजदीक भी क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज नहीं करना चाहिए, इससे ये जो थर्मामीटर है ये ब्रेक कर सकता है। Laboratory thermometer. It consists of long narrow glass tube. It has a bulb at one end. It contains mercury in the bulb. It is usually scaled from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. It is used to measure the room temperature and the temperatures other than human body temperature, such as checking boiling point, freezing point, or temperature of the substance. There is no kink in this thermometer, and so the mercury level falls on its own. It is used in laboratories. लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही ये एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसमें भी एक बल्ब होता है और इसमें भी मरकरी यूज की जाती है। पर आप देखेंगे कि जैसे पीछे बताया गया कि क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक था, पर वो किंक जो है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं पाया जाता। और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है इसका स्केल जो है वो -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये रूम टेम्परेचर को मेजर करना हो या कोई भी और वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या उसका टेम्परेचर को मेजर करना हो, उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस थर्मामीटर को यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो इसका मर्करी लेवल जो है, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता, इसलिए ये अपने आप धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। Measuring temperature of water with laboratory thermometer. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. Please note that the thermometer should be kept upright, not tilted, and bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. अब हम ये देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये आपके सामने एक मग दिखाया गया है जिसमें हॉट वाटर रखा हुआ है, और हम ये जो थर्मामीटर है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, हम इसको सीधा अपराइट रखते हैं, और ये ध्यान में रखना है कि ये मग के सरफेस को टच जो है जो थर्मामीटर ना करे। अब धीरे धीरे देखेंगे कि इसका मर्क्यूरी लेवल बढ़ जाता है, और जब ये बीच में एक जगह पर आकर रुक जाता है, उसका
टेम्परेचर बढ़ना, तो हम वहां पर जाकर उसके जो टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। ये ध्यान में रखना है कि इसको हम ऊपर निकाल कर मग में से तब हमने इसकी रीडिंग नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम इसको बाहर निकाल कर इसकी रीडिंग लेते हैं तो उस दौरान ये जो इसका टेम्परेचर रीडिंग होती है वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें एक किंक नहीं होता। ठीक है। Concern over the use of mercury in thermometers. There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Each thermometer contains about 0.5 to 1.5 grams of mercury. Mercury is a toxic substance. If broken, the inhalation of mercury vapor can produce harmful effects on the nervous, digestive and immune systems, lungs and kidneys, and may be fatal. These days, digital thermometers are available which do not use mercury. Different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. आज के टाइम में जो मरकरी के थर्मामीटर्स होते हैं, जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं, जो जिनमें मरकरी यूज की जाती है, उनके यूज पर कुछ थोड़ा सा कंसर्न राइज होना शुरू हो गया है, क्योंकि इन थर्मामीटर में 0.5 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक मरकरी होती है। मरकरी जो है ये बहुत ही एक जहरीला सब्सटेंस है। अगर ये जो थर्मामीटर है हमारे माउथ में ब्रेक हो जाए या बाहर भी ब्रेक हो जाए, तो अगर ये बाहर ब्रेक होता है तो उसके जो मरकरी के वेपर होते हैं जो वो इनहेलेशन के साथ अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इसके अलावा लंग्स और किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये फैटल भी प्रूफ हो सकते हैं। अगर ये हमारे अंदर भी चला जाए मरकरी जो है, अगर माउथ में ये टूट जाए थर्मामीटर, तो ये तब भी हमारे शरीर में बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर्स आजकल जो है वो मरकरी थर्मामीटर्स की जगह लेना शुरू कर दिया है। अब डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर जो हैं वो डिफरेंट काम्स में यूज होते हैं। अगर हम देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट्स हम टीवी में जो या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि प्रीवियस डेज के मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाए होते हैं, वो जो है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर की हेल्प से उन्हें मेजर किया जाता है। Transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us understand these same. There are three modes of transfer of heat: conduction, convection और radiation. अब हमारे सामने क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हीट। आपने देखा होगा कि अगर हम फ्लेम पर एक फ्राइंग पैन रखते हैं तो फ्राइंग पैन जो है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि फ्लेम से जो हीट है वो यूटेंसिल को जाती है। अगर हम फ्लेम से, फायर से जो है फ्राइंग पैन को हटा देते हैं तो ये धीरे धीरे फ्राइंग पैन ठंडा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्राइंग पैन से हीट जो है वो उसके सराउंडिंग में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट को फ्लो करती है। अब ये देखना है कि हॉट फ्लो कैसे करती है, इसको हम समझते हैं। हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड्स हैं, 3 मोड्स होते हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। Conduction. Conduction is the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object, or conduction is the process by which heat flows from object with higher temperature to object with lower temperature. Conduction can occur in all 3 states of matter: solid, liquid and gas. Following are the examples of conduction. If you hold an iron rod with one of its end over a fire from some time, the handle gets hot. Here the heat is being transferred from the tip that is kept in the fire to the handle by conduction along the length of the iron rod. Number 2, ironing of clothes is an example of conduction where the heat is conducted from the iron to the clothes. Heat is transferred from hands to ice cube, resulting in the melting of an ice cube with held in hands. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कंडक्शन किसे कहते हैं। कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है
जिसमें हीट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड को ट्रांसफर होती है, या कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस भी कह सकते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें हीट जो है वो हायर टेम्परेचर जिसका है उस ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होती है। कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर करने का एक मेथड है। हम अब बात करते हैं कि कंडक्शन की कुछ एग्जांपल्स कौन सी होती हैं। अगर हम ये नीचे देखते हैं कि एक तरफ फ्लेम है, हीट है, और अगर हम आयरन एक रोड को पकड़ लेते हैं तो हीट क्या होती है, वो नीचे से ये गर्म होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर को हीट ट्रांसफर होती है। और जब ये सारा जो रॉड है गर्म हो जाता है तो हमारे हाथों में बर्निंग हो जाती है। इससे हमें पता लगता है कि हीट जो है वो कोल्डर एंड हॉटर एंड से कोल्डर एंड को ट्रांसफर हुई है। अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि एक आयरन की रोड है, उसको हम फ्लेम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो वैक्स के छोटे छोटे टुकड़े लगाए हुए हैं। आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ से इसको गर्म करते हैं, इस आयरन के रोड को जिस पर कि हमने वैक्स के छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं, तो क्योंकि हीट थोड़े थोड़े पास होना शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यहाँ पर हीट ज्यादा गर्म होगा जो आयरन रोड है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो सबसे पहले जो वैक्स है वो यहाँ से नीचे गिरनी शुरू होगी, धीरे धीरे ये अगला हिस्सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ से भी वैक्स धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी, और जब सारा गर्म हो जाएगा तो ये सारी वैक्स जो है ग्राउंड पर नीचे गिर जाएगी। जो दूसरी एग्जांपल्स हैं कंडक्शन की वो है कि अगर हम क्लोथ्स को आयरनिंग करते हैं तो आयरन से जो हीट है वो क्लोथ्स को ट्रांसफर होती है। अगर हम और एग्जांपल देखें, अगर हाथ में हम आइस क्यूब पकड़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए मेल्ट होती है क्योंकि हमारे हाथों से हीट जो है वो आइस क्यूब को ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। Next, do all substances conduct heat easily? No, all substances do not conduct heat easily because it depends on the nature of the substance. Some are good conductors of heat and some are bad. Let us do an experiment. Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale and wooden pencil. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. What you observe on touching the other end of steel spoon, we feel that it is hot, whereas the plastic scale and wooden pencil are not hot. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. The water and air are poor conductors of heat. They can transfer heat quite rapidly by convection. अब हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी सबस्टांसेस जो हैं उनमें से हीट आसानी से कंडक्ट हो सकती है, यानी कि ट्रांसफर हो सकती है? तो आंसर है नहीं, कि सभी सबस्टांसेस में हीट जो है आसानी से कंडक्ट नहीं होती। ये जो हीट का ट्रांसफर का प्रोसेस है ये सबस्टांस की नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ सबस्टांसेस जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने यहाँ पर एक गिलास लिया, उसमें हॉट वाटर डाला और उसमें एक स्टील स्पून रखा, एक प्लास्टिक का स्केल रखा और इसके अलावा हमने एक वुडन पेंसिल रखी। थोड़े समय बाद पहले हम स्टील के स्पून को टच करते हैं, और जब हम स्टील के स्पून को टच करते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये बहुत गर्म है। अगर हम प्लास्टिक के ये स्केल को टच करते हैं या वुडन पेंसिल को टच करते हैं ऊपरी हिस्से को, यहाँ पर टच करने पर तो हमें कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्टील स्पून था इसने हीट कंडक्ट की और यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुई और हमें हीट महसूस हुई। पर प्लास्टिक के केस में या वुडन केस में हीट की कंडक्शन नहीं हुई, हीट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर नहीं हुई और इनको टच करने पर हमें हीट महसूस नहीं हुई। इस तरह जो मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट हीट को आसानी से अपने थ्रू पास करने देते हैं उसको कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर।
वो मटेरियल जिससे हीट आसानी से पास नहीं हो पाती उनको पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। उनकी एग्जांपल है प्लास्टिक और वुड। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट को हम इंसुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं। वाटर और एयर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। इनमें से हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है तेजी से। वो कैसे हो सकती है? वो कन्वेक्शन के द्वारा। Convection. Convection is the process of heat transfer within fluids such as liquid or gas, which occurs due to the bulk movement of molecules. Liquid or gas molecules move from higher temperature regions to lower temperature regions. Convection does not take place in most solids because there is no movement of its constituent particles. Convection may take place in soft solids or mixtures where particles can flow. Example of convection in daily life. Number 1, heating of milk in a pan. Number 2, the formation of land and sea breeze is due to convection of air. Number 3, in refrigerators, cool air moves downwards and replaces the hot air because of convection. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है जिसमें कि फ्लूइड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के द्वारा होती है। फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? वो जो फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बल्क मूवमेंट के कारण होती है। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन को मूव करते हैं। कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर जो है बहुत ज्यादातर सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर नहीं होती कन्वेक्शन के द्वारा, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके उनमें मूवमेंट नहीं होती। फिर भी कुछ सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं या सॉफ्ट मिक्सचर्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, उनमें कन्वेक्शन हो सकती है। कन्वेक्शन की डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम फ्राइंग पैन में मिल्क को हीट करते हैं, या लैंड ब्रीज या सी ब्रीज जो होती है वो भी कन्वेक्शन के कारण होती है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वहां पर कूल एयर है जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है और हीट एयर जो होती है वो उसको रिप्लेस करती है। ऐसा जो है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। We see the process of convection in a liquid by an experiment. Convection in a liquid can be seen by putting a few tiny crystals of potassium permanganate in a beaker of water and gently heating it. Heat is initially transferred through the glass wall of the beaker by conduction. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. The purple color from the dissolving potassium permanganate rises, showing the flow of hot water. अब हम जो लिक्विड में कन्वेक्शन का प्रोसेस है उसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। ये आपके सामने एक बीकर है, हमने उसमें पानी रखा है और हम उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल देते हैं। नीचे जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो है आप देखेंगे कि जो वाटर है वो थोड़ा थोड़ा स्लोली गर्म होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले फ्लेम से जो बीकर है वो बाहर का वो गर्म होता है, ये कंडक्शन के कारण होता है। फिर जो इसके अंदर जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गर्म होता है और इसके गर्म होने से सबसे पहले जो इसके जो हॉट यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अंदर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और जो साइड से जो हॉट वाटर कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये इस तरह का प्रोसेस जो है ये दिखाई देना इस तरह का प्रोसेस होता है कि हॉट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। जब धीरे धीरे पानी गर्म होता है तो इससे क्या होता है कि इसमें पर्पल कलर की स्ट्रिक्स जो है वो दिखाई देना शुरू कर देते हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट की होती है। इससे हमें पता लगता है कि जो फ्लूइड है वो अंदर मूव कर रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सारा जो पानी है इस बीकर के अंदर वो सारा गर्म हो जाता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कन्वेक्शन के द्वारा होता है। How does the heat travel in air?
The air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides comes in to take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirms this idea. Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your both hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? Be careful. Keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burnt. Notice that the air on the upper side of flame gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि हीट जो है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ पर हम एक कैंडल को फ्लेम करते हैं, उसको जलाते हैं और उसके एक साइड पर हाथ रखते हैं और एक ऊपर की तरफ हाथ रखते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपको सफिशिएंट हाइट पर हाथ रखना है ऊपरी तरफ, ताकि आपका हाथ जल ना जाए। आप महसूस करेंगे कि जो ऊपर की तरफ आपने हाथ रखा हुआ है कैंडल फ्लेम के ऊपर, वहां पर आपको हॉटनेस ज्यादा महसूस हो रही है और जो आपने साइड पर रखा हुआ है वहां पर आपको हॉटनेस कम हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो यहाँ पर से हीट जो है वो ऊपर की तरफ कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। अगर हम साइड्स की बात करें तो वहां पर कोई भी कन्वेक्शन नहीं होती, इसलिए हमें जो है साइड की तरफ जो हाथ हमने रखा हुआ है वहां पर हमें ज्यादा हॉटनेस महसूस नहीं होती। Sea breeze and land breeze. The people living in the coastal area experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The cool breeze from the sea is called the sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal area are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The sun goes down and the land cools very quickly and the ocean stays warm because the ocean holds on to the heat longer. The warm air over the water rises and the cold air over the land moves towards the ocean to replace the warm air. This cool air from the land is called the land breeze. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सी ब्रीज या लैंड ब्रीज किसे कहते हैं। जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हों को एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वहां क्या होता है कोस्टल एरियाज में, दिन के समय में जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी के कंपैरिजन में। जब ये लैंड गर्म हो जाती है दिन के समय में तो इसके ऊपर जो एयर होती है वो हॉट होकर ऊपर की तरफ चली जाती है और ये यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उसको फिल करने के लिए कूल एयर जो ओशन से है वो आ जाती है। वो जो एयर आती है सी की तरफ से उसको सी ब्रीज कहते हैं, वो ठंडी होती है। ये देखने में आया है कि जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो अपने घरों की खिड़कियों को ओशन फेसिंग करते हैं ताकि दिन के समय में उनको ठंडी हवा मिल सके। रात के समय में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। वहां क्या होता है कि सूरज ढल जाता है और सूरज ढलने के साथ ही जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, पर वाटर जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता क्योंकि वो हीट को अपने से जल्दी छोड़ नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि जो ओशन के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होकर राइज हो जाती है और उसका स्थान लेने के लिए जो लैंड है वहां से ब्रीज जो है हवाएं चलती हैं समुद्र की तरफ और उसको लैंड ब्रीज का नाम देते हैं क्योंकि वो हवा जो है वो लैंड की तरफ से आती है। ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है का बनना जो है ये कन्वेक्शन की एक क्लासिक एग्जांपल्स हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों में जो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर टेम्परेचर के वो डिस्प्लेस करते हैं लोअर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स को। सी ब्रीज जो है वो डे टाइम में होती है और लैंड ब्रीज जो है वो नाइट टाइम में अकर होती है। How does the heat from the sun reach us?
Heat from the sun cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. The heat from the sun comes to us by a process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. For example, number 1, when we sit in front of a room heater or stand near the fire, we get heat by the process of radiation. Number 2, a hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. It is the process in which heat is transferred from one body to another body by electromagnetic waves. Earth is heated by electromagnetic waves that travel through space from the sun. Radiation heat transfer is different from conduction and convection as it does not require a medium, and in fact it reaches maximum efficiency in a vacuum. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सन से हमारे पास हीट कैसे पहुंचती है। सन से हीट जो है हमारे पास कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा नहीं पहुंचती, ये रेडिएशन के प्रोसेस के द्वारा पहुंचती है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में कई जगह ऐसी हैं जहां पर भी हवा है ही नहीं, जहां पर कोई भी मीडियम जो है हीट ट्रांसफर का नहीं है। वहां पर हीट ट्रांसफर जो है हमारे पास जो है सन से वो रेडिएशन के द्वारा होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम किसी भी रूम में बैठे हैं और वहां पर हीटर लगा हुआ है या हमारे पास कोई फायर का कोई साधन है थोड़ा सा, तो वहां पर हीट जो हमारे पास रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। अगर हम किसी भी हॉट यूटेंसिल को फ्लेम से अलग करके रख देते हैं तो थोड़े समय बाद वो यूटेंसिल है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हीट को अपने आसपास को रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर कर देता है। जो ये रेडिएशन का प्रोसेस है, इसमें जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट ट्रांसफर होती है। अर्थ पर जो सन से आती है हीट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही आती है। रेडिएशन जो है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से बहुत ही डिफरेंट तरह का हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे लिक्विड चाहिए या एयर चाहिए, पर रेडिएशन में हमें कोई भी हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट जो रेडिएशन का प्रोसेस है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी वैक्यूम में ही दिखा पाता है। Next, is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. अगर हो सकता है कि हमारे घर के बाहर बहुत ठंडी है या गर्मी है, तो क्या हम कोई ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं कि हमें इससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं। इसके लिए हमें आउटर वॉल्स बनानी होंगी जिसके बीच में जो एयर्स हैं, एयर की लेयर्स ट्रैप हो जाए, कुछ एयर जो है ट्रैप हो जाए। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि होलो ब्रिक्स को यूज करें जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वॉल्स को। ये आपके सामने होलो ब्रिक्स दिखाई दे रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे होल्स हैं, इनमें एयर ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट, Why we prefer light colored clothes in summer and in winter? We usually wear dark colored clothes. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. Dark clothes absorb more heat, and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ्स डालते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के। ऐसा क्यों? लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो जो भी हीट उन पर फॉल करती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो इनको ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते हीट को। इसलिए हम गर्मी के मौसम में लाइट कलर के क्लॉथ्स डालते हैं। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो उसमें हम डार्क कलर के क्लॉथ्स डालना पसंद करते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लॉथ्स जो होते हैं वो हीट को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको कंफर्टेबल महसूस होता है। Woolen clothes keep us warm in winter. In the winter, we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. The air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings
So we feel warm. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Of course, two thin blankets, as there would be a layer of air in between the blankets. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। हम सर्दियों में विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वूल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। इसके अलावा वूल फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और ये जो एयर है जो ट्रैप हुई होती है वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर सराउंडिंग को जाने को रोकती है, इसलिए हमें वार्म महसूस होता है। दूसरी बात कि सपोज करो आपके पास सर्दियों के मौसम में एक थिक ब्लैंकेट दे देते हैं या दूसरी तरफ टू थिन ब्लैंकेट्स दे देते हैं जिनको आप ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं। आप किसको यूज करेंगे? तो हमारी जो चॉइस है वो टू थिन ब्लैंकेट्स की रहेगी क्योंकि इन टू थिन ब्लैंकेट्स के बीच में लेयर ऑफ एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी और इससे हमें वार्म महसूस होगा। Next, summary. Number 1. Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. Number 2. Thermometer is a device used for measuring temperature. Third, clinical thermometer is used to measure our body temperature. Fourth, there are 3 ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection, and radiation. Fifth, in solids, generally, the heat is transferred by conduction. In liquids and gases, the heat is transferred by convection. No medium is required for transfer of heat by radiation. अब हम इस लेसन की समरी देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को अगर हम मेजर करते हैं तो ये रिलायबल गाइड नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर को यूज करना चाहिए। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हीट के फ्लो करने के लिए, हीट को ट्रांसफर के लिए थ्री वेज होते हैं और वह है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो वहां पर हीट ट्रांसफर नॉर्मली कंडक्शन के द्वारा होता है। अगर लिक्विड और गैसेस की बात करें तो वहां पर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा होता है। रेडिएशन के प्रोसेस की बात करें तो वहां पर हीट ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब हम कुछ थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं कि अगर द मेटल हैंडल ऑफ ए पॉट ऑन द स्टोव बिकम्स हॉट बाय कंडक्शन, अगर हम किसी भी पॉट के हैंडल को पकड़ते हैं तो वो हॉट हो जाता है क्योंकि वो जो हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन के द्वारा हो जाती है और उसका पॉट का जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है। इसीलिए जो मेटल पॉट होते हैं वहां पर उनके जो हैंडल होते हैं वहां पर प्लास्टिक का एक कवर लगा होता है ताकि हमें हॉटनेस महसूस ना हो। वी वार्म आवरसेल्फ बाय ए कैंप फायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर हम अपने पास कोई छोटी सी फायर लगाकर बैठे हुए हैं ताकि हमें गर्मी महसूस हो तो हमें जो वो हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन के द्वारा होती है। मेडिकल एक्सरेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द बॉडी वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो मेडिकल एक्सरेज की मशीन है वो रेडिएशन के प्रोसेस पर काम करती है। If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.